चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग को पढ़ना है शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि मानव में शुक्र जनन कैसे होता है। तो मानव के नर सदस्य में शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है। नर के वृषण की जननिक उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु की निर्माण को शुक्र जनन या शुक्राणु जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है वृषण, ये वृषण है और वृषण की जो जननिक उपकला है, यानी कि इसके अंदर जननिक उपकला जर्मिनल लेयर होता है और इस जर्मिनल लेयर की जो कोशिकाएं होती हैं वो बार बार विभाजन करती हैं और बार बार विभाजन करने के बाद इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के बाद एक शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। एक शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को हम शुक्र जनन या शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो इस तरह से जो मादा का जो नर का जो गोनेड होता है, गोनेड यानी कि जो जनद होता है, जनद, तो जनद टेस्टिज होता है, टेस्टिज अर्थात इसको कहते हैं वृषण। तो ये है वृषण। वृषण की जो आंतरिक लेयर होती हैं ये जननिक उपकला की बनी होती हैं और जननिक उपकला की कोशिकाएं जो है, ये कोशिकाएं बार बार विभाजन करती हैं और बार बार विभाजन करने के पश्चात ये एक शुक्राणु का निर्माण करती हैं। तो शुक्राणु का निर्माण करने की प्रक्रिया को हम शुक्र जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया वृषण की शुक्रजन कोशिकाओं में होती है। शुक्रजन कोशिकाओं इंग्लिश में कहते हैं इसको सेमनीफेरस ट्यूब्स में होती हैं। देखिए यहाँ पे ये वृषण की आंतरिक संरचना है, ये वृषण की आंतरिक संरचना है, ये वाला भाग वृषण की आंतरिक संरचना है। इसके अंदर शुक्रजन नलिकाएं पाई जाते हैं, ये शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। इसी में जो है शुक्राणु का परिपक्वन होता है। जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु, इसका परिपक्वन इसी में होता है या इसी में जो है इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें ये शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती है वृषण के अंदर। ये अंदर अनुलंब काटा गया है इसको और काट करके बताया गया है। इस तरह की संरचनाएं इसमें होती हैं। इस प्रक्रिया को दो भागों में बांटते हैं। पहला है पूर्व शुक्राणु का निर्माण, यानी कि शुक्राणु बनने से पहले की जो घटनाएं होती हैं वो कौन कौन सी किस प्रकार से होती हैं, ये वाला हो गया। इसका दूसरा होता होगा कयांतरण या शुक्र जनन। अभी इसको पढ़ेंगे हम लोग, चलिए इसको पढ़ते हैं। यह प्रक्रिया जनन काल के प्रारंभ होने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को तीन प्रवस्थाओं में विभक्त किया जाता है, यानी कि जनन जब होता है, जब शुक्राणु जब निर्माण होता है उससे पहले की ये प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है और इस प्रक्रिया को तीन प्रवस्था में बांटा जाता है। ये प्रक्रिया में कौन कौन सी प्रवस्थाएं आती हैं देखेंगे। पहला है इसमें गुणन प्रवस्था, पहला दिखाया गया आपको गुणन प्रवस्था, और दूसरा दिखाया गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है वृद्धि प्रवस्था, और तीसरा दिखाया गया है परिपक्वन प्रवस्था। भ्रूण के वृषणों की जननिक उपकला की अन्य कोशिकाओं की कोशिकाएं प्रारंभिक जनन कोशिकाएं कहलाती हैं। यानी कि भ्रूण जब माता के पेट में पल रहा नर बच्चा, उसके वृषण की जननिक उपकला की अन्य कोशिकाओं की कोशिकाएं प्रारंभिक जनन कोशिकाएं कहलाती हैं। यानी कि ये भ्रूण में ही प्रारंभिक कोशिका का निर्माण हो जाता है। कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन होता रहता है।
इस प्रकार बनी कोशिकाओं को शुक्रजनक स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, यानी कि 2n की संख्या में डिप्लॉयड होती हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये भ्रूण की वृषण है, और इसमें जो है वृषण की जो जननिक उपकला है, ये जो जननिक उपकला आपको दिखाई दे रहा है, इसमें इसमें विभाजन होता है, जिससे कोशिका का निर्माण हो जाता है, और ये कोशिका बार बार विभाजन करके एक शुक्राणुजन कोशिका का निर्माण करता है। इसको हम कहेंगे शुक्रजनक कोशिका। शुक्रजनक कोशिका बोलेंगे इसको हम लोग। शुक्रजनक जनक का मतलब यहाँ पर हुआ माता पिता, पेरेंटल सेल, यानी कि इसको हम कह सकते हैं इंग्लिश में पेरेंटल सेल। इसको पेरेंटल सेल कहेंगे। तो अब पेरेंटल सेल की वृद्धि होगी। जब ये वृद्धि होगी तो हम इसे वृद्धि प्रवस्था में पढ़ेंगे। देखिए, वृद्धि प्रवस्था, शुक्रजनक विभाजन के बाद आवश्यक पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में वृद्धि करके बड़े हो जाते हैं। अब ये शुक्राणु कोशिकाएं या प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं कहलाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो कोशिका है, ये प्राथमिक कोशिका होगा, यानी कि ये जनक होगा, शुक्र जनक होगा, और ये विभाजन करके दो कोशिकाओं का निर्माण करेगा। ये 2n की संख्या में होगा, ये कोशिकाओं का निर्माण करेगा। ये भी 2n की संख्या में होगा, ये कोशिकाओं का निर्माण करेगा। ये भी जो है 2n की संख्या में होगा। तो अब यहाँ पे गुणन हो जाएगा, गुणन प्रावस्था हो जाएगा, गुणन प्रावस्था, ये गुणन प्रावस्था कहलाएगा। गुणन प्रावस्था में ये कोशिकाएं विभाजन करेंगी विभाजन करके समान भागों में बटेंगी। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, ये सेल जो है यहाँ बटेगा, ये 2n की संख्या में होंगी, ये भी 2n की संख्या में, और ये भी, और ये भी। अब ये गुणन प्रावस्था के बाद आ जाएगा वृद्धि प्रावस्था, यानी कि इसमें से कोई भी एक वृद्धि करेगा। इसको दिखाया जाता है, ये क्या होगा, वृद्धि प्रावस्था। ये वृद्धि प्रावस्था हो जाएगा। अब वृद्धि प्रावस्था में आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे देखिए, ये बड़ा हो जाएगा यहाँ, अब वृद्धि प्रावस्था में जो ये शुक्रजन कोशिकाएं हैं, शुक्रजनक जो कोशिकाएं हैं, ये वृद्धि करेंगे, यानी कि वृद्धि प्रावस्था में ये वृद्धि करेंगे। तो वृद्धि कैसे होगा, तो इसके चारों तरफ जो है पोषक पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं, और ये बड़ा हो जाता है, और बड़ा होकर के अब ये शुक्र कोशिका, यानी कि प्राथमिक शुक्र कोशिका का निर्माण करता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक शुक्र कोशिका बोलेंगे, प्राथमिक शुक्र कोशिका बोलेंगे इसको हम लोग, शुक्र कोशिका बोलेंगे। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग परिपक्वन प्रावस्था, यानी कि जो प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बन रही है वह परिपक्व होगा। प्रत्येक प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इस तरह से इसमें प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन होगा। प्राथमिक अर्धसूत्री विभाजन से ये जो है 2n की संख्या में है, तो ये n की संख्या में हो जाएगा। यहाँ पर जो सेल का निर्माण होगा वो n की संख्या में हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन 1। इसको हम दर्शाएंगे, अर्धसूत्री विभाजन 1 से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। यह प्राथमिक, देखिए, प्रथम परिपक्वन विभाजन,
यह प्राथमिक कोशिका में होने वाला प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके फलस्वरूप बनी दोनों कोशिकाओं को द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं कहते हैं। अब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन से जो कोशिका बनेगा, इस कोशिका का नाम रखते हैं हम द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं। द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं। अब देखिए द्वितीय परिपक्वन विभाजन, दूसरा आएगा द्वितीय परिपक्वन विभाजन, है कि द्वितीय कोशिका विभाजन का परिपक्वन होगा। प्रत्येक द्वितीय शुक्र कोशिका में कुछ समय बाद दूसरा अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। देखिए प्रत्येक में जो है 2 अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इस तरह से हो जाएगा। 2n की संख्या में इसका कोशिका n की संख्या में इसका कोशिका रहेगा, ए भी n की संख्या में कोशिका रहेगा, यहाँ पर भी n और यहाँ पर भी n की कोशिका बन जाएगा। तो इस तरह से अब इन बने कोशिकाओं को द्वितीय शुक्र कोशिकाओं में से जो है ये जो कोशिका का निर्माण हो रहा है, अब इस कोशिका को हम कहेंगे शुक्राणु पूर्व कोशिका। शुक्राणु पूर्व कोशिका यानी कि शुक्राणु से पहले बनने वाली कोशिका इसको बोलेंगे। देखिए यहाँ, जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित पूर्व शुक्राणु का निर्माण होता है, जिनमें गुणसूत्रों का केवल एक ही जोड़ा उपस्थित होता है। पूर्व शुक्राणु के कयांतरण से शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। अर्थात अब इन पूर्व शुक्राणु कोशिका से अब शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि शुक्राणु का निर्माण कर देते हैं। ये है शुक्राणु, ये शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से ये शुक्राणु का निर्माण हो गया। इन चारों से जो है शुक्राणु का निर्माण हो गया, ये शुक्राणु निर्माण हो गया। ठीक है, अब इस शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, तो गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। इसको हम गैमेटोजेनेसिस कहेंगे, अर्थात शुक्र जनन इसको हम बोलेंगे। तो इस तरह से दूसरा हो जाएगा शुक्र जनन या शुक्राणु कयांतरण। तो इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं। प्रत्येक पूर्व शुक्राणु में शुक्राणु बनने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इस जटिल प्रक्रिया को शुक्र जनन या शुक्राणु जनन या शुक्रा कयांतरण कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में जा करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।